हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीरेन केमिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स जो रनिंग में है। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये पढ़ा था कि इससे पहले जो टॉपिक था वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, मतलब अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्या को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो मैंने कोटि के लिए बताया था किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। या अपन ये कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है, कोटि। तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि जो कोटि का मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अभिक्रिया का प्रकार दे देते हैं। अगर शून्य है तो अपन क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया है। 1 है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, 2 है तो द्वितीय कोटि है, और 3 है तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। आज हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब परिभाषा क्या दें, कैसे इसको अपन डिफाइन करें, वो डिपेंड कैसे करेगा कि जो अपन ने कोटि के लिए मान दिया है या कोटि को निर्धारित अपन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। हमें ये पता है कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो सांद्रता पदों की घातों के योग के बराबर होती है। अगर घात पावर में 0 हो जाए तो कोटि का मान भी 0 प्राप्त होगा, और कोटि का मान अगर 0 मिलेगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो यहां से अपन क्या बात कर रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग, वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती है, अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग, ऐसी अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता अपन कितनी भी लें, बढ़ाएं घटाएं, लेकिन अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अपन इसका ये डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन अपन ध्यान से देखेंगे तो देखें, माना एक सामान्य अभिक्रिया, माना एक सामान्य अभिक्रिया क्या है, R से क्या बन रहा है, उत्पाद। R से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यहां से अपन क्या कहते हैं, इसके लिए अगर अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग लिखें तो अभिक्रिया वेग क्या आएगा, अभिक्रिया वेग बराबर या समानुपाती R की सांद्रता और पावर में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कौन सी कोटि अभिक्रिया है, शून्य। अब यहां से अपन कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है क्या कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा, R की पावर 0। अब इसको अपन अगर लिखें तो यहां से समानुपाती हटाएं तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या मिलेगा, अभिक्रिया वेग बराबर K0। यहां एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, K0 से, ठीक है। यहां से अपन क्या लिखेंगे, K0 बराबर समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। कोई समस्या यहां तक। और एक चीज अपन लिखेंगे, चूंकि किसी भी आधार की पावर अगर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी आधार की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अतः अभिक्रिया वेग
आता है अभिक्रिया वेग बराबर क्या मिलेगा k0 मिल जाएगा। हमें पता है अभिक्रिया वेग बराबर क्या होता है, अभिक्रिया वेग को डिनोट किससे करते हैं अपन dx अपॉन dt, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। इसलिए क्या लिख देंगे dx अपॉन dt बराबर क्या मिल जाएगा हमें k0, dx अपॉन dt बराबर क्या मिल जाएगा k0, क्योंकि अभिक्रिया वेग सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात के बराबर होता है। तो अभिक्रिया वेग क्या होता है dx अपॉन dt, तो हम क्या कह सकते हैं, तो dx अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा k0 के। तो इसको देते हैं समीकरण 1। तो यहां से हम लिखते हैं समीकरण 1 शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण 1 शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई समस्या, सीधा सा है। शुरुआत में हमने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। हाँ, हमने क्या लिया, माना एक अभिक्रिया है जिससे R से क्या बन रहा है उत्पाद, तो यहाँ पे R क्या है अभिकारक, तो अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा R की पावर 0। बड़ा क्वेश्चन आया है जो सांद्रता को डिनोट करता है। यहाँ से अभिक्रिया वेग समानुपाती को हटाएं तो क्या लगाएंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे, और स्थिरांक यहाँ पे क्या लेते हैं अपन k0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो k0 R की पावर 0, तो k0 क्या हो जाएगा यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक। एक चीज हमें पता है, यदि किसी आधार की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, तो R की पावर 0 का मान कितना आएगा 1, तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा k0। ठीक है, अब हमें ये पता है अभिक्रिया वेग सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अपॉन समय के बराबर होता है, तो उसको अपन क्या लिख देते हैं dx अपॉन dt। तो dx तो क्या है सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और dt क्या है परिवर्तन में लगा समय, तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा k0। यह जो समीकरण है वह है शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। कोई पूछ ले एक नंबर में कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण दीजिए, तो यहां तक हमें सॉल्व करना है, यहां तक बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम बात करेंगे समीकरण 1 को व्यवस्थित करने पर, समीकरण 1 को व्यवस्थित करने पर क्या मिलेगा, यहां से dx बराबर k0 dt। हमने क्या किया dt को उधर ले गए तो क्या मिलेगा dx बराबर k0 dt। ठीक है, इसके बाद इसको देते हैं समीकरण 2। तो यहां से हम क्या करेंगे समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा dx बराबर k0 dt। ठीक है, कोई समस्या यहां तक बताओ, सीधा सा है। हमने इसको व्यवस्थित किया तो dt को उधर ले जाएं क्योंकि ये अपॉन में है तो इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, क्या मिलेगा dx बराबर k0 dt। समाकलन करेंगे तो इस पद का अलग करेंगे, इस पद का अलग करेंगे, यहां से समाकलन वाला चिन्ह यही होता है, समाकलन dx का और समाकलन k0 dt का। आगे हम देखें क्या स्थिति मिलेगी। समाकलन हम कर रहे हैं तो इसको अपन क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन है तो यहाँ पद अपन ने क्या लिया है x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x की पावर 0 ले लिया है, बराबर जो नियत राशि है उसको बाहर ले लेंगे तो k0 क्या है स्थिरांक है, बाहर ले लिया, अंदर की तरफ क्या बचेगा dt, तो वहां पे dt है तो t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या मान रहे हैं t की पावर 0 dt। केवल ये समझने के लिए है, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं पद को। तो यहां से अपन कहेंगे कि t के सापेक्ष समाकलन तो अपन ने क्या लिया t की पावर 0, t की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो भी अपना dt आएगा, यहाँ पे x की पावर 0 है 1 आएगा तो भी dx आएगा। इस प्रकार से हमने क्या लिखा है समाकलन कर रहे हैं x की पावर dx
तो x की पावर 0 इंटू dx बराबर k0 समाकलन t की पावर 0 dt। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ x की पावर 0 समाकलन जब किसी पद का करते हैं या किसी वैल्यू का करते हैं तो उसमें उसकी जो पावर है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और पूरी जो पावर है वो नीचे आ जाती है। किसी भी पद का अपन समाकलन करते हैं तो उसके घात में जो संख्या है उसमें एक जोड़ा जाता है और पूरी पावर जो है वो नीचे आ जाती है। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, x की पावर 0 इसमें एक जोड़ दिया और पूरी पावर को क्या लेना है, नीचे। ठीक है, बराबर k0 इधर अपन लेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा c। यहां से अपन लिखेंगे तो इसका तो मतलब मान कितना आएगा, x ही आएगा। इसका मान क्या आएगा k0, इधर से अपन क्या लेंगे t आएगा और प्लस में क्या जाएगा c। इसका तो अपन x लेंगे क्योंकि 0 प्लस 1 1 आएगा, ये 1 आएगा तो x अपॉन 1 तो x आएगा। k0 इसका मान t आएगा तो t रख दिया k0t और प्लस में क्या जाएगा c। तो इसको क्या देते हैं अपन, समीकरण 3। समाकलन करना हमें आता है या नहीं आता वो मेरे को नहीं पता, पहले हमने क्या पढ़ा है लास्ट ईयर। हम देखते हैं अवकलन समाकलन कैसे करते हैं। तो अवकलन तो क्या करते हैं, घात में से -1 कर देते हैं और जो घात है वो आगे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि घात में एक जोड़ देते हैं और पूरी घात को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना पद। उसके बाद अपन क्या कहेंगे, यहाँ c बराबर क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। c बराबर क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे t बराबर 0 पर। अब t बराबर 0 होता है इसका मतलब उस टाइम पे अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती, और जब संपन्न नहीं होती तो उसके कोई भी जो x है या अभिकारक की जो अपघटित होने वाली मात्रा है उसका मान भी क्या मिलेगा, 0। तो t बराबर 0 पर x का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तब समीकरण 3 में मान रखने पर, इस समीकरण में इसका मान रखें तो क्या मिलेगा, x की जगह 0 बराबर k0, t की जगह 0 प्लस में c। यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा यहां से मान, यहां से मान ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो c बराबर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। t बराबर 0 पर अपघटित होने वाली मात्रा x बराबर क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो हम ये कहेंगे इन दोनों का मान समीकरण 3 में रखें और 3 में रखेंगे तो c का मान क्या मिलेगा, 0। अतः c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या मिलेगा, x बराबर k0t प्लस में c, और c की जगह अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 0। तो यहां से क्या मिलेगा, x बराबर k0t, ये वैल्यू मिलेगी। यहां से अपन क्या निकालेंगे, k0 बराबर x अपॉन t, k0 बराबर क्या मिलेगा, x अपॉन t। इसको देते हैं समीकरण 4। कोई समस्या है क्या बताओ। यहां से अपन कहते हैं समीकरण 4 शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण 4 शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो यहां अपना एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण दीजिए, तो हमें केवल अवकलित वेग समीकरण तक करना है, dx/dt बराबर k0 तक। अगर हम ये चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में तो आता है 2 नंबर का कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तो हमें यहां तक ये करना है।
तो ये जो समीकरण 4 है वो क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो किसी को, एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहां हमने निकाला है अवकलित वेग समीकरण और एक क्या निकाला है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे क्या, इसमें आलेखी निरूपण की बात करेंगे, आलेख कैसे बनाते हैं। इसके अलावा यहां अर्ध आयु निकालेंगे, इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल है वो मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो देखें आगे, देखो यहां से अपन देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया चल रही है, अगला पॉइंट है आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण का मतलब है आलेख बनाना, आलेखी निरूपण, आलेख हम बनाना चाहते हैं। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से क्या लिखेंगे कि 0 बराबर x अपॉन टी, और x बराबर क्या होता है कि 0t। हमें ये बताया ये जो समीकरण मिला है इसकी तुलना करेंगे किससे, y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx से अपन तुलना कर रहे हैं तो क्या बनेगा यहां से, देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि जो y अक्ष है उस पे तो क्या शो करेंगे x, और x अक्ष पे शो क्या करेंगे t। तो समीकरण क्या बनाए अपन, ग्राफ बनाए रहे अपन, ग्राफ क्या है, इधर तो y अक्ष है, इस पे अपन क्या रखेंगे x, इधर क्या रखेंगे अपन t। देखो समीकरण 4 यही है कि 0 बराबर x अपॉन टी, जो समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया का, इसको अपन व्यवस्थित कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है कि x बराबर k0t। इसकी तुलना कर रहे हैं एक समीकरण जो आलेख को व्यक्त करता है y बराबर mx। तो उस कंडीशन में y अक्ष पे क्या रखेंगे x को, x अक्ष पे क्या रखेंगे t को, क्योंकि यहाँ ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और m क्या है ढाल, m क्या है ढाल है। तो यहाँ आरेख अगर बनाएंगे तो यहाँ पे जो c है वो क्या है 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो आएगा नहीं, c का मतलब होता है अंतःखंड, तो अंतःखंड तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये अगर समीकरण की तुलना अपन करिए तो y अक्ष पे क्या रखा है अपन x, x अक्ष पे क्या रखा है t। तो यहाँ से अपन ग्राफ बनाएंगे कि यहाँ पे जो मान है वो पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या है प्लस है ना, प्लस है तो ग्राफ क्या आएगा ऊपर की तरफ जाएगा, और माइनस होता ना तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता। तो यहां से अपन देखेंगे तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ कैसे जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। यदि अंतःखंड होता है यहाँ पे C तो ग्राफ यहां से ना जाकर के यहां से जाता, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से ना जाकर के कहां जाएगा ऊपर से आता, लेकिन यहाँ पे C का मान 0 है तो जो ग्राफ है ना वो मूल बिंदु से जाएगा, 0 वाले पॉइंट से जाएगा। तो यहां से अपन कह रहे हैं अब इसका अपन क्या निकालेंगे, स्लोप ढाल, और ढाल बराबर किसके होता है m, इसके बराबर होता है, इन दोनों की हमने तुलना की है तो y x के बराबर है, x t के बराबर है, तो m किसके बराबर होगा k0, तो ढाल बराबर किसके होगा k0। ठीक है, तो इस समीकरण में या शून्य कोटि अभिक्रिया के आलेखी निरूपण में हम ये कहते हैं कि x अक्ष पे समय को रखा जाता है और y अक्ष पे x को रखा जाता है, और यहाँ पे जो स्लोप है ढाल है वो है k0 के बराबर होता है या समानुपाती स्थिरांक के बराबर होता है। तो यह क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण। एक नंबर में दे सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण दीजिए या समीकरण दे दें, इसके लिए आलेख दीजिए, ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ किस प्रकार से बनाना है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे अर्धायु के बारे में। अर्धायु कैसे निकाली जाती है, अर्धायु होती क्या है देख लो। अगला पॉइंट है इसी में अर्ध आयु।
अर्ध आयु को अपन कहते हैं टी हाफ। टी तो समय होता है, टाइम होता है, और उसका आधा टी हाफ, तो क्या कहलाता है? अर्धायु। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु कैसे निकाली जाती है वो अपन सुन लें। पहले तो ये सुने कि अर्धायु होती क्या है। सुने, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लगभग आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय। क्या कह रहे हैं अपन? किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय, या अपन कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की आधी सांद्रता के अपघटित होने में लगने वाला समय। क्या कह रहे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की आधी सांद्रता के अपघटित होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। ठीक है, आधी आयु का मतलब है आधी अभिक्रिया संपन्न हो गई। ठीक है, जिसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। एक चीज और सुन ले अपन, K0 बराबर x अपॉन टी लिखा है हमने। इसमें K0 तो क्या है? समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, x बराबर होता है अभिकारक की अपघटित होने वाली मात्रा, और t बराबर क्या है? अपघटित होने में लगने वाला समय। तो K0 तो समानुपाती स्थिरांक है, x बराबर क्या है? अभिकारक की अपघटित होने वाली मात्रा, और t क्या है? अपघटित होने में लगने वाला समय। अब हम बात करेंगे अर्धायु के बारे में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय या अभिकारकों की सांद्रता के आधा अपघटित होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु टी हाफ। यहां से अपन क्या लिखेंगे? x बराबर a/2, या अपन ऐसे कहें, माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा बराबर a है। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे हम? a/2, क्योंकि हम टी हाफ निकालना चाहते हैं, और t बराबर क्या लिखेंगे? टी हाफ। मतलब अगर समय आधा हो जाए तो जो अपघटित होने वाली मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी? प्रारंभिक मात्रा की आधी। ये तो लेंगे जो हमने परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि समय अगर आधा हो गया, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय तो क्या है? टी है, लेकिन आधी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या है? टी हाफ है। तो उसके संदर्भ में जो अपघटित होने वाली मात्रा भी क्या आएगी? प्रारंभिक मात्रा की आधी। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन? x बराबर a/2 और t बराबर टी हाफ। तब समीकरण 4 से क्या है? समीकरण 4, K0 बराबर x अपॉन टी, और x बराबर क्या मिलेगा? K0 t, यही मिलेगा। अब t बराबर अगर निकालें तो क्या निकालेंगे? K0 अपॉन x, ये आएगा क्या? अरे उल्टा हो गया। t बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन K0। ठीक है, उसके बाद हम देखें, क्योंकि t बराबर क्या है? टी हाफ है, और x बराबर क्या है? a/2 है। तब या इसलिए अपन कहते हैं, इसलिए टी हाफ बराबर क्या मिलेगा? x की जगह अपन क्या रखेंगे? a/2, और K0 की जगह K0 आएगा। t की जगह तो अपन ने क्या रखा है? टी हाफ। x की जगह क्या रखा है? a/2। तो यहां से अपन कह सकते हैं टी हाफ बराबर a/2 के। अब यहां से अपन कहें 2 और K0 दोनों ही स्थिरांक हैं, तो स्थिरांक को हटाएं तो हम कह सकते हैं कि टी हाफ समानुपाती a। टी हाफ समानुपाती क्या हो जाएगा? a। अब यहां से अपन कह सकते हैं, अतः शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अतः शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं अपन?
अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के या प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, स्पष्ट कीजिए, दर्शाइए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो हमें ये डेरिवेशन हमें करना है अर्धायु के लिए, तो उससे हम स्पष्ट करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं समीकरण 5, तो समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि टी हाफ अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता बढ़ने के साथ या ए का मान बढ़ने के साथ टी हाफ की स्थिति बढ़ेगी, या इसके साथ ये अगर बढ़ता है तो इसका मान भी चेंज होगा। तो ये स्थिति क्या है, ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, या निर्भर करता है टी हाफ का मान। ठीक है, ये तो हो गया अर्धायु, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक, अब आगे अपन बात करें कि छोटा सा पॉइंट रह गया यहाँ पे, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। किसकी बात करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। देख लो, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कैसे होते हैं। अब यहां से अपन कहते हैं, पहला एग्जांपल बता रहा हूं मैं, H2 + Cl2 अभिक्रिया होती है, क्या बनता है, 2HCl। यहां लेते हैं प्रकाश, वेग लिखेंगे, वेग बराबर K0, H2 की पावर 0 है और Cl2 की पावर 0, क्योंकि जब शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है तो सांद्रता की पावर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, कोटि बराबर 0 आएगी, अणु संख्यता, कितने अणु संख्या भाग रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें, 2 ले रहे हैं, तो अणु संख्यता का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि इस अभिक्रिया का या यह अभिक्रिया जो होती है इसका अभिक्रिया वेग हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में या विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती है। यदि प्रकाश नहीं लिया जाता तो हम H2 और Cl2 की कितनी भी सांद्रता बढ़ाएं तो अभिक्रिया वेग या जो अभिक्रिया की दर है उसके मान में वृद्धि नहीं होगी, या तो अभिक्रिया शून्य वेग से होगी या तो होगी नहीं, या होगी तो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। लेकिन इस अभिक्रिया में अगर प्रकाश या विकिरण दिया जाए तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होने लग जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश अगर कम ज्यादा करेंगे तो वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं होता है तो हम सांद्रता कितनी भी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अभिक्रिया वेग इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब निर्भर नहीं करता तो H2 की पावर में 0, Cl2 की पावर में 0 आएगी और कोटि का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन ले रहे हैं N2 + 3H2। यहां से क्या बनता है, 2NH3। यहां आयरन भी ले लेते हैं, प्लेटिनम भी ले लेते हैं, टंगस्टन भी ले लेते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्या बन रहा है, अमोनिया। तो यहां से वेग समीकरण लिखें, वेग बराबर K0, N2 की पावर में 0, H2 की पावर में 0, तो कोटि का मान क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अणु संख्या अगर अपन देखें तो अणु संख्या की स्थिति अलग अलग प्राप्त होती है, जो डिपेंड करता है कि समीकरण, या अपन कह सकते हैं कि उसमें मोल्स या अणु कितने भाग लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन दे पाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ जो अभिक्रिया होती है तो इसमें अपन देख रहे हैं कोटि का मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहां से अपन कह रहे हैं ये जो गैस है, क्योंकि तो गैस डायरेक्ट बिना किसी सतह की डायरेक्ट क्रिया नहीं करती। गैस जो है वे बिना किसी ठोस सतह के डायरेक्ट क्रिया नहीं करती, उनको क्रिया करने के लिए सतह की आवश्यकता होती है। और यहाँ जो सतह है वह कौन उपलब्ध कराता है, प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम की सतह इतनी सी है तो अभिक्रिया धीमी होगी, कम होगी, लेकिन प्लेटिनम की सतह अपन बढ़ा करके बड़ी कर दें तो अधिक मात्रा में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अधिशोषित होगा, संचित होगा उसके ऊपर और अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही प्लेटिनम है, जहां प्लेटिनम की मात्रा या सतह ज्यादा है अभिक्रिया तीव्र वेग से हो रही है, जहां प्लेटिनम की सतह कम है अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है। अब ये अगर प्लेटिनम ले लें और उस कंडीशन में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना भी बढ़ाएं तो जितना सरफेस होगा उतना ही तो संचित होगा इसके ऊपर और उतनी ही क्रिया होगी। अब कितनी भी सांद्रता अपन बढ़ा रहे हैं लेकिन अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने प्लेटिनम की मात्रा या सतह बढ़ा दी तो ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसकी सतह पर संचित होगा और अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है उसका वेग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्लेटिनम धातु की सतह पर निर्भर करता है। अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं या इसको जो अपन कहते हैं ना, ये जो रिएक्शन अपन लिखी है इसको रिवर्सिबल करके लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। 2NH3 अमोनिया का तापीय वियोजन N2 + 3H2। अब लिख लें प्लेटिनम, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, वेग समानुपाती NH3 की पावर 0। तो कोटि क्या मिलेगी यहाँ पे 0 और अणु संख्या कितनी मिलेगी, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ना वो दोनों तरफ हो जाती है, इस वजह से मैंने रिवर्सिबल करके लिखा है। और मेनली अपन किसके लिए बात करेंगे यहाँ पे, अमोनिया के लिए बात करेंगे। तो अणु संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अमोनिया अगर क्रिया करता है इसको अपन कहते हैं अमोनिया का तापीय वियोजन। और अमोनिया का तापीय वियोजन अपन पढ़ते हैं तो अमोनिया भी गैस है, तो गैस के लिए कोई ना कोई सतह की आवश्यकता होती है और जो सतह की आवश्यकता है वो धातु के ऊपर निर्भर करती है। तो धातु की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो सतह बढ़ेगी, धातु की मात्रा घटाएंगे तो सतह घटेगी। इस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग है उसके मान में भी परिवर्तन होगा। लेकिन अमोनिया की मात्रा अपन कितनी भी बढ़ाएं तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमोनिया का जो तापीय वियोजन है वह भी शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाता है एक पॉइंट कंप्लीट, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो वीडियो है उसको कम से कम अपन 2 बार देखें। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें जिससे कि कोई भी समस्या का सॉल्यूशन आराम से हो सके। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।